हेलो बच्चे, माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका सर, आपका टीचर, आपका मेंटर। देखिए बच्चे, लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था पीएच वैल्यू के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट किया था? पीएच वैल्यू के। आज हम लोग पीएच को डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीएच जो है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बताया था आपको कि जो अपन पीएच स्केल देखते हैं तो उसमें मैंने दिखाया था कि जब अपन स्टार्ट करते हैं 0 से 14 की बात करते हैं, बीच में जब अपन 7, यहाँ पे क्या है, दिस इज 7, तो लेस देन 7 की बात करें, ठीक है ना। यहाँ पे अपन लेस देन 7 की बात करें और ग्रेटर देन 7 की बात करें, ठीक है ना। तो अपन देखते थे कि कहीं ना कहीं क्या होता था, ये वाली चीजें बेसिक हो जाता था, ये जो है ये एसिडिक है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट जो होता था ये न्यूट्रल, मतलब जो एग्जैक्ट 7 के इक्वल हो जाएगा ना, हाँ वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आई होप सो ये सब बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। आज प्योर पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्योर पीएच के बारे में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, हाँ उसमें जो अपन देखते हैं ये देखिए क्या है। मैं डिफरेंट टाइप्स की पीएच की बात करूँ, ठीक है ना। डिफरेंट पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट पीएच, डिफरेंट पीएच का क्या मतलब है? डिफरेंट पीएच से मेरा मतलब होता है कि एक अपन पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, नंबर 1। सेकेंड वन, पीएच ऑफ वीक एसिड, वीक बेस के बारे में बात करें। एंड थर्ड वन, पीएच ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करें, है ना। तो अपन 3 पीएच के बारे में डिफरेंट बातें करेंगे और तीनों के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। विजुअल है आप लोगों को बोर्ड? विजुअल है बच्चे? ठीक है। हाँ, तो अपन तीनों पीएच के बारे में जो बात करने वाले हैं, उस पीएच के बारे में आप थोड़ा सा हाँ गौर से देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए लेट HA बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लीजिए मैंने कहा कि HA क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो अपन ऐसे लिख लें क्या, HA, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन होगा। तो क्या होगा, दिस इज H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। मान लेते हैं जब भी इसका अपना पीएच निकालना होता तो कुछ भी जो भी कंसेंट्रेशन आपने कंसीडर किया होगा तो ये क्या होगा, दिस इज 0 0, T इज इक्वल टू 0। एट टाइम T क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो 100% डिसोसिएट होगा, दिस इज 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3, है ना। अब क्या होएगा, इसका अपन पीएच निकालना है, इज इक्वल टू माइनस लॉग, H पॉजिटिव आए तो माइनस लॉग, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3, तो पीएच इज इक्वल टू 3। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जब भी पीएच निकालना हो बच्चे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, सीधा सीधा पीएच इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। कंडीशन फिर आगे डिस्कस करेंगे कि किस केस में ऐसा करते हैं, किस केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। साथ के साथ आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है बच्चे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए चाहिए होता है, यस बच्चे। अच्छा, ठीक है, ऑडिबल है। एक सेकेंड यस, आ रही है आवाज बच्चे? चलिए, ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का। चलिए, बी में स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करूंगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में किस तरह डिस्कस करते हैं, ये देखिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस में मान लेते हैं कि मैंने कहा लेट BOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे।
अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है मैंने बोला हुआ है कि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका क्या होता है 100% डिसोसिएशन होगा। अब ये 100% डिसोसिएशन होगा तो BOH कैसे टूटता, BOH, ठीक है ना बच्चे, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसका अपन देखें तो OH का आ गया अपने पास कंसेंट्रेशन, तो अपन POH जो फाइंड आउट करेंगे माइनस लॉग OH कंसेंट्रेशन। अब आपने क्या निकाल लिया, POH निकाल लिया, और लास्ट टाइम मैंने ये भी डिस्कस कर लिया है pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। तो आपने क्या किया, यदि मुझे pH फाइंड आउट करना होता तो 14 माइनस POH आप लोगों के पास डिफाइन है, इसकी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, अपने पास pH आ जाएगा। तो ये जो अपन डिस्कस किए हैं ये क्या है, ये प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, राइट ऑन। आई होप सो लिख लिया होगा आपने। थर्ड बात करते हैं pH, इसके बारे में बात करते हैं बच्चे pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और देखिए मैंने बोला था कि किसी को हम लोग कब कंसीडर करते हैं इट्स अ वीक एसिड और वीक बेस, when Ka और Kb वैल्यू इज गिवन, when Ka वैल्यू एंड Kb वैल्यू गिवन। यदि वीक एसिड है तो Ka वैल्यू गिवन होगा और वीक बेस है तो Kb वैल्यू गिवन है। जबकि मैंने कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग दिया था आपको, तो क्या इसमें मैंने कोई Ka या Kb वैल्यू दिया था, नहीं दिया था। तो इसका मतलब है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब Ka वैल्यू Ka और Kb वैल्यू गिवन हुए तो उसे कंसीडर कर लीजिएगा एज ए वीक एसिड और वीक बेस। अब आप देखिए, मान लेते हैं अपन डिस्कस कर लेते हैं फॉर वीक एसिड, है ना, वीक एसिड। मैंने कहा लेट HA कंसेंट्रेशन इज C एंड Ka इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब मैंने कहा कि फाइंड pH वैल्यू। अब अपन क्या चाह रहे हैं, pH वैल्यू चाह रहे हैं। अब देखिए इस pH को कैसे गुड़िया फाइंड आउट करेंगे, बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। राहुल, मुकुल, सुरेश, रमेश, मुकेश, ठीक है, सबके सब देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे। प्राची बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए बच्चे, यदि मैं HA ले लूं, ये HA, और इसको मैं डिसोसिएट करूं, H पॉजिटिव है, A नेगेटिव। एक और भी चीज आपको डिस्कस करते हैं। देखिए जब मैंने स्ट्रॉन्ग लिया था तो देखिए मैंने सिंगल एरो यूज किया था, जबकि यहाँ पे रिवर्सिबल साइन यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएशन होगा, ये पार्शियली इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, जबकि ये जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो 100% डिसोसिएट होता है जबकि वीक जो होता है वो 100% डिसोसिएशन नहीं होता। अब मान लो बच्चे इसका कंसेंट्रेशन अपन दे रहे हैं C, इसका कंसेंट्रेशन क्या दे दिया C, दिस इज 0 0, P इज इक्वल टू 0। एट टाइम t ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना बच्चे। अब इसका Ka फाइंड आउट करें तो क्या हो जाता है इसका, देखो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन मतलब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इधर कॉमन ले लेते हैं अपन C, तो 1 माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं क्या C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। मैंने कहा अल्फा बहुत ही छोटा है 1 से, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब Ka को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखिए यहां से अपन Ka को लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाय C का रूट अंडर। ये आ गया अपने पास। अब अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू मैं यहां रख दूं, H पॉजिटिव के पास रख दूं, तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, है ना बच्चे। C को C ही रहने दीजिए और अल्फा की वैल्यू यहां से ले लीजिए Ka अपॉन C का रूट अंडर। तो ओवरऑल इसको और भी सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, C का हाफ और Ka का हाफ। ये किसका कंसेंट्रेशन है, H पॉजिटिव का। अब अपन pH चाहिए होता है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और क्या होगा C का हाफ, है ना, माइनस लॉग Ka का हाफ, है ना। तो बच्चे क्या होता है, माइनस लॉग Ka pKa के इक्वल होता है, हाफ सबका ले सकते हैं आप, तो हाफ pKa माइनस लॉग C, ठीक है, दिस इज pH। अब कभी भी आपको pH निकालना हो, अब कभी भी pH निकालना हो, ठीक है ना, अब जब भी कभी भी आपको pH निकालना हो किसका,
जब भी कभी भी आपको पीएच निकालना हो वीक एसिड का तो अपन इस तरह से निकालेंगे। तो क्या है, पीएच ऑफ वीक एसिड, क्या बच्चे, पीएच ऑफ वीक एसिड आ रही है, पीएच ऑफ वीक एसिड, ठीक है बच्चे, पीएच ऑफ वीक एसिड लिख जाइए। तो कभी भी पीएच ऑफ वीक एसिड निकालना हो तो सीधा सीधा आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए पीएच ऑफ वीक बेस। अब यदि मान लो आप पीएच ऑफ वीक बेस निकालना चाह रहे हैं तो ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाना है, आपने सीधा सीधा क्या करना है, अपन एक को एक्सप्रेस कर दिया है, अब दूसरे को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन फॉर्मूला, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना है। अब देखिए वीक बेस के लिए यही चीज चाहिए होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते, सुन पा रहे हैं बच्चे, मुझे सुन पा रहे हैं, गुड, यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब देखिए पीएच ऑफ वीक बेस यदि अपन फाइंड आउट करना चाहें सो इट इज POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C, ठीक है ना। अब अपन POH निकाल लिया, पीएच निकालना होता तो याद ही है आप लोगों को, मैंने क्या बोला था, 14 माइनस POH, ठीक है, राइट डाउन। चलिए ठीक है, अब एक कंडीशन अपन सिखला रहे हैं आप लोग। देखिए कभी कभी होगा क्या बच्चे, कभी कभी होता क्या है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा। मान लीजिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये इट्स नॉट ए स्पेशल केस वी कैन से, बट इट्स अ डाइल्यूशन केस। एक स्पेशल केस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं आप, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में मैं देखूं तो आपने क्या करा कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड पीएच, फाइंड आउट पीएच ऑफ 10⁻⁻8 m HCl, ऐसे दे दिया। अब बच्चे यदि आप अपन पीएच निकालें इसका तो क्या होगा, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि K और Kb वैल्यू मैंने गिवन तो दिया नहीं आपको। अब इसका यदि अपन पीएच निकालते हैं तो पीएच तो 8 आ जाता है। अब आपको पता है कि कोई एसिड का पीएच 8 तो हो ही नहीं सकता, पीएच का ग्रेटर देन 7 होता नहीं है, पीएच की वैल्यू 8 तो कभी होनी ही नहीं है, एसिड की वैल्यू मतलब एसिड का पीएच लेवल कभी भी 8 होना नहीं है। अब क्या करें अपन, है ना। और यदि आप YouTube में पहली बार आ रहे हैं और केमिस्ट्री वाले को पहली बार देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेटेड रहेगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मैंने बताया आपको कि जब भी कभी ऐसा केस होता है, जब भी कभी H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन या OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन लेस देन 10⁻7 होता है, क्या बोला, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH कंसेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻7, यदि 10⁻⁻7 से यदि कभी भी कम होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन अप्लाई करते हैं। अब डाइल्यूशन अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अब उसमें वाटर भी ऐड करके इंक्लूड करके समझते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को मैं देख रहा था, मैंने अभी क्या किया, HCl का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻8 लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है ना बच्चे, और वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों के दोनों एक साथ इंक्लूड है, मतलब दोनों के साथ दोनों एक ही सॉल्यूशन में मिले पड़े हैं। अब HCl होता तो ये देता मुझे 10⁻⁸, समझने की कोशिश करिएगा, और वाटर से जो आपको H पॉजिटिव आ रहा है वो है 10⁻⁷। तो मैं टोटल H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन देखूं टोटल तो कितना आ जाएगा बोलो, 10⁻⁸ और 10⁻⁷। अब कॉमन ले लें 10⁻⁷ तो 1.1 हो जाएगा, ये मतलब 1.1 × 10⁻⁷।
अब अपन चाहे इसका पीएच निकालना तो कितना हो जाता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, मतलब ओवरऑल अपन देखें तो 7 माइनस लॉग 1.1, सो ओवरऑल 6.9। अब 6.9 जो है वो लेस देन 7 है, और जब लेस देन 7 होएगा तो क्या होएगा, लेस देन, जब इस 7 देखेंगे तो इसका पीएच कहाँ लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, एसिड में। पहले कहाँ होता था उसका पीएच, आपने देखा पहले उसका पीएच 8 आ रहा था, देख रहे थे पीएच 8 आ रहा था, जो एसिड को नहीं कंसीडर कर पा रहा था, जो एसिड को कंसीडर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए क्या था, अब उस टाइम पे वो बेसिक नेचर दिखा रहा था, अभी क्या दिखाने लगा, एसिडिक नेचर। तो मैंने कहा कि जब भी कभी कंसंट्रेशन, एक गौर करने की चीज है, जब भी कभी आपको कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम दिखे आइदर एसिड का और बेस का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डाइल्यूट समझेंगे और उसमें हम लोग पानी को, वाटर को भी, मतलब वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के भी कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे। राइट, आई होप सो लिख चुके होंगे आप। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको जरूर ध्यान रखना है, इस चीजों को, पहले उसके कंसंट्रेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो है पीएच ऑफ मिक्सचर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, पीएच ऑफ मिक्सचर की। पीएच ऑफ मिक्सचर्स। अब ये मिक्सचर्स कुछ भी हो सकता है बच्चे। ये मान लीजिए मैंने एसिड 1 ले लिया, मैंने एसिड 2 ले लिया, मैंने एसिड 3 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, और मुझे कह रहा है इन सारे एसिड्स को आपने एक साथ इंक्लूड कर लिया और मेरे को उसका पीएच बता दीजिए। तो देखिए अपन क्या करेंगे, याद रखिएगा जब भी कभी हम लोग कोई एसिड बेस के कोई भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो हम लोग मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज न करके हम लोग नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं, मतलब उसके एन फैक्टर को हम लोग जरूर इंक्लूड करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 3 एसिड दिया आपको, मान लो मैंने एक एसिड दिया HX, दूसरा दिया मैंने HY और तीसरा दिया मैंने HJ, ठीक है बच्चे। मैंने इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ दिया और वॉल्यूम 300 ml दिया, और इसका कंसंट्रेशन 3m दिया, ठीक है, 10⁻² दिया, और मान लीजिए मैंने 10 ml दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया आपको 10⁻⁻4 m और कंसंट्रेशन दे दिया 519 ml, ऐसे दे दिया। और मैंने कहा ये 3 डिफरेंट एसिड्स हैं और तीनों एसिड को मैंने क्या करा, एक ही बर्तन में इंक्लूड कर दिया, मतलब एक ही वेसल के अंदर मैंने रख लिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी मेरे को फाइनल पीएच चाहिए। देख रहे हैं देयर आर मेनली 3 एसिड्स and the concentration and volume is this one and this one. Yes, so find out the final pH value. अपन क्या चाहिए था, फाइनल pH चाहिए। अब क्या करें इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या देखना होगा कि डिफरेंट एसिड्स हैं तो क्या इनके एन फैक्टर्स अलग अलग तो नहीं है। लेकिन ये देखिए सबके सब मोनोबेसिक एसिड है, सिंगल H है, तो मोनोबेसिक एसिड है, मतलब सबके पास एक ही H पॉजिटिव है, मतलब N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 1 है। तो अपन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज N फाइनल वॉल्यूम V1 V2 V3 इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3। समझ पा रहे हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा NF और V1 प्लस V2 प्लस V3, तो देखिए कितना हो गया, ये 590 10 603 900, तो इसको लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू N1 V1, N1 कितनी है, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो N आ जाएगा, है ना, मोलैरिटी और नंबर ऑफ वो N फैक्टर, तो कितना वही 10 सबका 1 ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 10⁻³ को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 0.3 प्लस N2 V2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस N3 V3, यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 0.0590, है ना बच्चे। अब तीनों को NF इज इक्वल टू अपन ऐड कर ले तो कितना आ जाना चाहिए था, देखो 0 आ गया, 9 और 5, ये कितना आ गया ठीक है, तो ये आ गया 5 और इसको देखें तो 3 और 1 4, ये आ गया, है ना। अब इन सब को ऐड करेंगे, देख लीजिएगा कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, और डिवाइडेड बाय 900,
अब इसको सॉल्व करें, ये किसका कंसेंट्रेशन हो गया, दिस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव आई, ठीक है। अब ये कंसेंट्रेशन मेरे पास आ गया। अब मुझे पीएच निकालना होता तो माइनस लॉग H पॉजिटिव आई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पे और इसकी पीएच फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आसान है, कभी भी पीएच फाइंड आउट करना, चाहे कितने भी एसिड्स हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा सीधा आप उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वो आंसर आ जाएगा। देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% केस में, मेडिकल में ऑलरेडी नॉर्मेलिटी पहले से ही दे रखा होगा। अभी अपन तो मोलैरिटी दिए हैं, लेकिन उसमें नॉर्मेलिटी पहले से दिया होता है। इंजीनियरिंग में होता क्या है, ये मोलैरिटी का टर्मिनोलॉजी होता है, तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब ओवरऑल अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि मेडिकल वाले को नहीं देखना है, एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देना है, पर देखना दोनों को है। लेकिन एक चीज थोड़ा कॉन्फिडेंसली देखिएगा कि भाई कहीं मोलैरिटी है या ऑलरेडी नॉर्मेलिटी है। ऐसा नहीं कि नॉर्मेलिटी हो और आप n फैक्टर से ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा, राइट। आई होप सो लिख चुके होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे अभी भी नींद में ही हैं। अरे बच्चे सो मत, तुम सोओगे दुनिया सो जाएगी। हाँ, आगे बात करते हैं। अब कभी कभी देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से हैं कि मेरे पास HCl है, H2SO4 है और HNO3 है ना बच्चे। और क्या किया है कि ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि इसका pH 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो कह रहा है कि भाई इसका, इन तीनों का इक्वल वॉल्यूम लिया। मैंने क्या लिया, इक्वल वॉल्यूम ले लिया। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल pH वैल्यू, मतलब तीनों को आपने इंक्लूड कर दिया। तो कह रहा है कि फाइनल pH निकाल दो। अरे हद तो तब हो गई, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ही नहीं टीचर ने भी क्या करा, इन तीनों को ऐड कर दिया, 2, 3 और 4 सबको ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। मैं बोला भैया ऐसा क्यों किया, बोला एवरेज निकाल रहा था। तो ऐसा नहीं करेंगे अपन कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि आप केमिस्ट्री वाला से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे कहीं पे पर सीखेंगे यहीं पे, है ना बच्चे। तो आइए अपन क्या करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को। अब देखिए यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दे रखा है, मतलब pH दे रखा है, मतलब H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दे रखा है। तो यदि इनके H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन सबका यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 10⁻⁻2 होगा, वॉल्यूम V मान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 का तो क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा और वॉल्यूम V हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा और वॉल्यूम V हो जाएगा। साथ के साथ देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चे यदि मैं देखूं तो यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे n फैक्टर 2 और यहाँ पे भी n फैक्टर 1। कैसे, H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है 2, यहाँ पे n फैक्टर 1 और इसका n फैक्टर 1। अब हो गया सब कुछ। अब यदि मैं इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा, एज इट इज आ गया वही चीज है। अब फिर आप वैसे ही कर सकते हैं, n फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू N1 V1 N2 V2 बोलो और N3 V3, यही चीज आ गया। फिर NF इज इक्वल टू, बस एज इट इज देख रहे हैं, 10⁻⁻2V प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ प्लस 10⁻⁴V डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3V। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ये फिर भी किसका कंसेंट्रेशन है, H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन, और फिर कंसेंट्रेशन आ गया तो pH भी फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी ऐड नहीं करिएगा, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा। तो ये मैंने कब यूज किया, जब मैंने सारे के सारे एसिड लिए और मैंने ऑलरेडी pH दे रखा है। कभी ऐसा होगा मैं कंसेंट्रेशन दे दूंगा तो आप उसका pH फाइंड आउट कर लेंगे, लिख जाए। आई होप सो लिख चुके होंगे बच्चे, लिख गए, ग्रेट। आवाज आनी चाहिए बच्चे। अब अपन बात करते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस। किसकी, mixtures of acids and
बेसिस। अब उस टाइम पे बच्चे मैंने क्या किया था, एसिड लिया था, या तो एसिड ले रहे थे या बेस ले रहे थे। अब मैंने क्या करा, इस बार दोनों को इंक्लूड कर दिया, एसिड को भी और बेस को भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अपन देख लेंगे। मान लो बच्चे मैंने H2SO4 दे दिया और मैंने NaOH दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, बेस है, मैं बेबी के बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये क्या है, एसिड है ना बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं, एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। तो ये एसिड है और ये बेस है। अब मान लीजिए मैंने इसके कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 m दे दिया और 100 ml दे दिया, है ना। जबकि इस केस को देखा मैंने ये दिया 10⁻³ m और 400 ml, है ना। और मैंने बोला कि भैया दोनों को आपने मिक्स कर दिया, मेरे को फाइनल पीएच बता दो। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चे? हाँ जी बच्चे, समझ पा रहे हैं? गुड। अब क्या किया मैंने, देखिए कितना आसान है। अब इसके n फैक्टर को मैं देखूं तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि H2SO4 में n फैक्टर कितना है, 2। और अपन इसके n फैक्टर को देखें तो कितना हो जाएगा, NaOH का 1। अब यहाँ पे मैं N1 V1 निकाल के देखूं तो कितना हो गया, बोलो, 2 × 100 × 10⁻²। भाई ये इंक्लूड करेंगे तो 200, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई करके N2V2 इज इक्वल टू 10⁻³ × 400 और इंटू 1, तो ये 0.4। अब देखो ये 0.4 है, ये 2 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो आप देखेंगे कि एसिड वाला ज्यादा बड़ा है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन बेस, इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अरे भैया जो बड़ा होगा वही तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, जब भी कभी ऐसा केस कंसीडर करते हैं तो अपन लिखेंगे क्या, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V1 प्लस V2। ठीक है, वॉल्यूम एज इट इज ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग लोग हैं, एसिड और बेस हैं, तो कितनी बार बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट नहीं करे, वॉल्यूम तो एक ही बर्तन में जा रहा है, तो ये सीधा सीधा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो N1V1 इतना कितना हो गया बच्चे, N1V1 देख रहे हैं 2 माइनस 0.4 इज इक्वल टू NF, और V1 प्लस V2 कितना है, वॉल्यूम कितना है 100 और 400, तो कितना आ जाएगा 500। तो इसको देखें 1.6/500 इज इक्वल टू NF, और ये NF किसके कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा, H पॉजिटिव। अब एक बच्चा कहने लगा ये सर आपने H पॉजिटिव के कंसेंट्रेशन के इक्वल क्यों कर दिया। जो भी ज्यादा होता है, मान लीजिए एसिड ज्यादा है तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगा, बेस ज्यादा है तो कंसेंट्रेशन OH को कंसीडर करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, व्हेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, then we will consider H positive concentration at last, and when base is more, so it will be concentration of OH negative as considered. Yes, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हो जाएगा, और H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन जब मेरे पास आ गया तो ऑलरेडी अपन pH निकाल सकते हैं, राइट। और बच्चे आई होप सो लिख लिया। है ना। तो ये जो है दिस इज pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे, लिख जाइए। अब जो अपन बात करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अपन pH डिफरेंट वे में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, pH मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए देखा है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए देखा, वीक एसिड के लिए देखा, वीक बेस के लिए देखा, डाइल्यूट करके देखा, है ना। अब जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे एक, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एसिड में कोई थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, एसिड में कुछ और भी चीजें आपने मिक्स कर दिया, उसकी वजह से उसके pH पे चेंज होता है। ठीक है ना, तो अपन जो अभी बात करेंगे थोड़ा सा बात करते हैं ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। हेडिंग डालिए बच्चे, ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। Ostwald law of dilution is mainly applicable for weak acid or weak base. It is applicable for
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अपन पढ़ते क्यों हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी फास्ट होता है एज वेल एज 100% डिसोसिएशन होता है, जबकि वीक एसिड का डिसोसिएशन पार्शियली डिसोसिएशन होता है, बहुत ही स्लो डिसोसिएशन होता है। अब एक एग्जांपल के साथ अपन इस चीज को कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल के साथ इसको दिखाते हैं। लेट HX be a weak acid. HX be a weak acid, concentration C। क्या लेना है? कंसेंट्रेशन C। अब देखिए अपन HX ले लें और इसको डिसोसिएट करें तो क्या होगा? H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब बच्चे इसके कंसेंट्रेशन को C ले लें 0 0 and T is equal to 0 एट टाइम T C अल्फा और C माइनस C अल्फा, ये आ जाएगा इसका, है ना। अब इसका H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन अपन क्या देख रहे हैं? C अल्फा। अब इसकी अपनी कोई Ka वैल्यू गिवन है। अब Ka वैल्यू गिवन है, आपने सॉल्व करा और ये क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लीजिए 1 माइनस अल्फा, मतलब ओवरऑल ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अब बच्चे अपन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या? रूट अंडर Ka/C। देखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू आपने लिखा Ka/C, और इस अल्फा को और भी मैं नॉर्मल भाषा में ऐसा लिख लें क्या? Ka और कंसेंट्रेशन को N/V भी लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम को ऊपर कर दो तो ये चीज क्या आ जाएगा तुम्हारा? KAV/N, ठीक है? दिस इज अल्फा। बच्चे अपन क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? मैं देखिए लॉ ऑफ डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। यदि आपने डाइल्यूट किया, आपने डाइल्यूशन अप्लाई करी, अब जब भी डाइल्यूशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं? मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं? अरे मैं आपका केमिस्ट्री वाला, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है ना? हम आपसे बाहर नहीं है, समझिए। मैंने क्या करा? मैंने उस सॉल्यूशन में पानी दे दिया। पानी दे देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। बोलो, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अब मैंने कहा कि अल्फा बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू इंक्लूड कर रहा है, अब मतलब इंक्रीज कर रहा है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है नो डाउट, लेकिन क्या होगा? जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ पे अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कहीं नहीं कहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा? यदि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या होएगा? 10⁻⁻, पहले -3 थे, अब 10⁻⁻2 हो गया, तो क्या होगा? pH वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। तो क्या हुआ? मैंने कहा कि यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगा, और अल्फा की वैल्यू बढ़ेगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आपने देखा H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और उसकी pH अल्फा जब H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ओवरऑल घटेगा, ठीक है। क्यों? अल्फा दिख रहे हैं, अल्फा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका कंसेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी pH वैल्यू और भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और उसकी pH वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक एग्जांपल के साथ इस चीज को दिखाइए, पहले आप लोग लिख जाए। आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखिए, अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान लो कि आपने लिया कोई एसिड CH3 COOH, ऐसे एसिड लिया आपने। मैंने इस एसिड का
कंसेंट्रेशन 10⁻³ ml मैंने दे दिया, Ka वैल्यू 10⁻⁵ m दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, मैंने इसका कंसेंट्रेशन 10⁻³ m और Ka वैल्यू 10⁻⁵ m दे दिया। मैंने कहा क्या कि अभी कितना pH है, ये इनिशियल की बात कर रहे हैं, इनिशियल। अब मैंने क्या करा, इसको, ये जो हमारा एज इट इज जो सॉल्यूशन है, इसको मैंने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। अब कह रहा हूं कि फाइनल pH बता दो। समझ में आया मेरी बातों को? अब समझिए, मान लो अभी जो अपन pH निकालते हैं इसका नॉर्मल, जो फर्स्ट केस में, तो ये तो चूंकि वीक है, तो वीक के लिए मैंने pH कैसे पढ़ाया बच्चे, मैंने हाफ, याद है, pKa log C। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ और pKa की वैल्यू कितना होएगा 5 माइनस लॉग और C 10⁻³ तो इसकी वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, हाफ 5 और माइनस प्लस 3, तो ये आ गया 4। मतलब पहले इसका pH कितना था 4। अब आपने क्या करा, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब जब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया होगा तो देखिए तो क्या हो गया होगा, अब कहा आपने कि 100 टाइम्स आपने डाइल्यूट कर दिया, मतलब मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन m1 रहा होगा 10⁻³ वॉल्यूम रहा होगा V, आपने क्या कर दिया, फाइनल कितना होना चाहिए, जबकि आपने वॉल्यूम 100 V कर लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1 की वैल्यू कितनी है 10⁻³ V और m2 पता नहीं है, इनटू 100V, तो m2 की वैल्यू 10⁻⁵ m आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको यहां रखनी होगी। अब यदि आप pH निकालें, pH फाइनल, तो कितना हो जाएगा, देखो हाफ pKa log C। ठीक है, तो हाफ pKa की वैल्यू एज इट इज। अब एक बच्चा लड़ गया, बोला सर pKa वैल्यू नहीं बदलेगा क्या? याद रखिएगा pKa वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जितने Ka Kb जितने भी कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो pKa कितना आ गया फिर से, इट इज 5 माइनस log C एंड C इज 5 10⁻⁵। सो ओवरऑल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, और ये कितना हो गया 5 और प्लस 5, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू 5। तो अपन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये समझिए कि पहले इसका pH इनिशियल was 4, now the pH final is equal to 5। तो मैं ये बोलूंगा ना कि जो बढ़िया एसिड था, मान लीजिए ये वीक एसिड ही था और कंपैरेटिवली बढ़िया एसिड था, जब आपने पानी मिलाया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ा, अल्फा तो बढ़ा, लेकिन जो अच्छा एसिड था वो एसिड से किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, बेस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब यदि आपने किसी वीक एसिड में यदि आपने वाटर मिक्स किया तो कहीं ना कहीं वो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, बेस की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, राइट डाउन इमीडिएटली। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, ये पीएच के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट हैं। और पीएच के एक दूसरे कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जो मेरे दूसरे इक्विलिब्रियम के ही दूसरे सेगमेंट में आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च मार लेंगे, वहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है पीएच का। उस पीएच में क्या है, उसमें आप पीएच को, जैसे ये वाले पीएच है, अब एक बच्चा पूछता है, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, पर डिस्कस करते हैं थोड़ी कुछ बातें। ठीक है, हमें भी टाइम मिलता है कभी कभी आप लोगों से बात करने का। ठीक है, तो करते हैं, डिस्कस करते हैं बातें। देखिए बच्चे, एक बच्चा पूछता है कि सर मेरे को दिक्कत क्या आती है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता कि किस वक्त कौन सा पीएच यूज करना है। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आई होप सो आप लोग मुझे समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक कह रहा है क्या बच्चा देखिए बच्चा मेरे को 4 केस दिखाता है, बोलता है कि सर ये CH3COH है और NaOH है ना बच्चे। चलिए सेकेंड केस, कह रहा है कि सर फिर से मैंने CH3COH ले लिया और NaOH ले लिया, बहुत अच्छे। कह रहा है कि सर मैंने CH3COH ले लिया और NaOH ले लिया, ठीक है। कह रहा है सर अब मुझे कैसे पता कि किस टाइम पे मैं बफर का पीएच यूज करूं,
किस टाइम पे मैं एसिड बेस का पीएच यूज करूं और किस टाइम पे, मतलब 3 केस बता रहा है कि सर एक बार बताइए किस टाइम पे मैं सोचूं कि ये पीएच मुझे बफर के लिए यूज करना है या सॉल्ट के लिए यूज करना है या नॉर्मल यूज करना है। तो बच्चे ये मैंने बच्चों के साथ डिस्कस करा हुआ है, मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। हाँ थोड़ा सा देखिए, आपको पता है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, CH3COONA और वाटर। बोलो भाइयों, CH3COONA प्लस वाटर। फिर ये भी अपन डिस्कस करें, CH3COONA प्लस वाटर। अब देखो अपन इसका भी कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन वॉल्यूम कंसेंट्रेशन एंड सो ऑन। तो क्या होएगा बच्चे, यदि मान लो अपन इसके कंसेंट्रेशन को अपन चेक करते हैं, ये 1 है और इसको भी अपन ने 1 दे दिया, इसको मैंने 1 दे दिया, ये हो गया 0.1। मान लो मैंने वैल्यू ऐसा दे रखा है, ये 0.1 है और ये है 1, ऐसा मैंने 3 केस दिया। अब आप देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपको पता है इसका सॉल्ट भी 1 होगा। और जब सॉल्ट 1 होगा, इनिशियली अपन देखें तो सॉल्ट क्या होता है 0, T इज इक्वल टू 0। एट टाइम T ये हो जाता 1 और ये हो जाता, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 0 0। मतलब इस केस में अपने को क्या दिख रहा है, सिर्फ सॉल्ट। अब इस केस में सिर्फ सॉल्ट दिख रहा है, इसीलिए जब इसकी पीएच कंसीडर करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से निकालेंगे। इसके सेगमेंट आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट यूज करेंगे यहाँ पे। अब इस केस को देखिए, यहाँ दिख रहा है 1, यहाँ दिख रहा है 0.1, इट इज 0 0, T इज इक्वल टू 0। एट टाइम T लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9। अब इस सॉल्यूशन के अंदर देखें तो अपने पास क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है वीक एसिड, क्या दिख रहा है वीक एसिड और प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अब ये वाली जो चीज है ना बच्चे, ये अपन बफर के लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं बफर। अब जो पीएच निकालेंगे वो बफर का पीएच होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं इस केस के लिए, ये देखो अगेन इट इज 0 0 एंड T इज इक्वल टू 0। एट टाइम T यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9 और ये क्या हो गया 0। अब इस केस में देखें तो मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड, वीक, हाँ ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अब बच्चे याद करिएगा, अब क्या होएगा इस केस के लिए, यदि आप यहाँ पे देखें इसके कंसेंट्रेशन 0.9 है और इसके 0.1 है, 0.1 के कंपैरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा है ये, तो क्या होएगा यहाँ पे जो अपन सॉल्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे और जो पीएच फाइंड आउट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, बेस के बेसिस पे करेंगे। तो समझ गए मेरी बातें को। हाँ तो पीएच डिफरेंट केस में अपन डिस्कस करे हैं, हाँ और डिफरेंट केस को अपन आज पूरे इसको एक बंडल बना करके एक ढंग से इसको बंच में हाँ स्टडी करिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। एंड कीप वॉचिंग एंड एंजॉय, ठीक है।